मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। हम लोग अपने मूल विधि की क्लास में हैं और मूल विधि में इसके ठीक पहले वाली क्लास में हम लोगों ने भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए जो संविधान में और सामान्य विधि में संरक्षण संबंधी प्रावधान है, प्रोटेक्शन की बात है, उस पर चर्चा किए थे और स्पेशली महिलाओं के संरक्षण पर बात किया था और उसमें जानने का प्रयास किया था कि भारत के संविधान के किन किन अनुच्छेदों के माध्यम से, किन किन प्रावधानों के माध्यम से और साथ ही साथ जो सामान्य विधि है, आईपीसी है, इन सब में कहाँ कहाँ पर भारत में महिलाओं के संरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे महिलाओं के संरक्षण से जुड़ा एक कानून, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी एक्ट, जो आया था कब, 1961 में। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। तो ये मूल विधि की क्लास में हैं आप, और मूल विधि की जो क्लास डिज़ाइन की गई है आप जानते हैं, ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका मूल विधि पूरा का पूरा हिस्सा ही है। साथ ही साथ जो एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी करने वाले हैं, एलएलबी के बाद जो इस फील्ड में, लॉ फील्ड में कैरियर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास मददगार सिद्ध होगी। और अधिनियम को कैसे पढ़ें, तैयार करें, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो कितना आसान तरीके से हम कानून और अधिनियम की पढ़ाई करें, क्या अधिनियम को जानने में कौन सी खास बातों को ध्यान में रखा जाता है, पूरी तरह से हमने ध्यान दिया है। ठीक, छोटा सा अधिनियम है लेकिन समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति पर अंकुश लगाता है, और वो है क्या, दहेज। तो दहेज से आप सब परिचित होंगे, लेकिन अब हम देखते हैं विधिक प्रावधान। तो ये जल्दी से पहले हम लोग देख लेते हैं इस अधिनियम की जो खास बातें हैं। हर अधिनियम की जो खास बातें होती हैं सबसे पहले उसे देखा जाता है, तो इसे में भी देखेंगे। तो अगर बात करें कि इस अधिनियम का नाम क्या है, तो संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगर लागू होने की बात करें तो ये 1 जुलाई 1961 से प्रवृत्त हुआ था और विस्तार क्षेत्र है इसका संपूर्ण भारत। ठीक, ये संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार क्षेत्र है। और इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं हैं और इस अधिनियम का उद्देश्य है जो समाज में दहेज कुप्रथा है उसको दंडनीय अपराध घोषित करना, उसके लिए दंड के प्रावधान करना, दहेज प्रतिषेध प्राधिकारियों की नियुक्ति, और इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए जो भी उपाय हैं, इस अधिनियम से संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा विधि बनाने संबंधी प्रावधान है। और यह एक केंद्रीय कानून है और संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब हम इस अधिनियम में, जो छोटा सा अधिनियम है, केवल 10 धाराएं हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण अपने प्रोविजंस को देखते हैं। सबसे पहले इस अधिनियम की धारा 2 में दहेज शब्द परिभाषित है। आखिरकार किसे दहेज कहा जाएगा, तो किसी भी अधिनियम में परिभाषा खंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह इसमें भी। और इसमें सबसे खास बात है कि हम क्या जानें कि भाई दहेज शब्द क्या है। ठीक, तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है और आप इसे नोट भी करेंगे और नोट करके 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आप इससे बनने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करेंगे। तो देखिए लिखा है कि दहेज से ऐसी संपत्तियां मूल्यवान चीज अभिप्रेत है, माने कोई संपत्ति या मूल्यवान चीज को दहेज कहेंगे जो विवाह के समय या उसके पूर्व या उसके बाद, या तो विवाह से पहले या विवाह के बाद या विवाह के दौरान मांगा जाए। किसके द्वारा, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है या दिए जाने का करार किया गया है, तो वो क्या माना जाएगा, दहेज। दहेज ऐसी मूल्यवान संपत्ति दिया जाए या दिए जाने का करार किया जाए, वो भी क्या है, दहेज आएगा। तो दहेज शब्द में शामिल है संपत्ति, ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के पश्चात, विवाह के दौरान और विवाह के पूर्व दिया जाए। ठीक, तो उसे कहते हैं दहेज। और धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3
में दहेज लेना और दहेज देना दोनों को क्या बनाया गया है? दंडनीय। तो केवल दहेज लेना दंडनीय नहीं है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों दंडनीय बनाया गया है। तो दहेज शब्द की आप परिभाषा नोट करेंगे, किस अधिनियम में है इसे आप याद रखेंगे, और अधिनियम की किस धारा में दहेज लेना और देना दोनों दंडनीय बनाया गया है इसे आप देखेंगे। तो धारा 3 में यहाँ कहा गया है कि दहेज देना, दहेज लेना या दहेज देने या लेने के लिए दुष्प्रेरण, केवल लेना देना नहीं, इसका दुष्प्रेरण कोई करता है तो वो भी क्या है? दंडनीय है। तो 3 बातें हैं, दहेज देना अपराध है, दहेज लेना अपराध है, दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण भी अपराध है। 3 बातें इस अधिनियम में अपराध घोषित की गई हैं। ठीक, अधिनियम की धारा 3 में जो दंड बताया गया है उसमें बताया गया है कि कारावास हो सकता है जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा। क्या लिखा गया है? कम से कम 5 वर्ष का, और जुर्माना जो कहाँ तक हो सकता है? 15,000 रुपये तक, या दहेज के मूल्य की रकम तक, इन दोनों में जो ज़्यादा हो वहाँ तक। ठीक, तो अगर दहेज के मूल्य की रकम ज़्यादा है तो 15,000 से ज़्यादा भी जुर्माना हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। तो काफ़ी कठोर दंड के प्रावधान किए गए हैं। फिर लिखा गया है कि धारा 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, तो ये आप दंड नोट करेंगे। धारा 3 में क्या है? दंडनीय अपराध है और दंड 5 साल मिनिमम कारावास और 15,000 या दहेज की रकम दोनों जो ज़्यादा हो वहाँ तक जुर्माना लग सकता है। धारा 4 में दहेज मांगना दंड का, दहेज मांगना अपराध है और उसके लिए दंड का प्रावधान है। दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में? डाउरी एक्ट 1961 के धारा 4 में। इसमें लिखा गया है कि धारा 4 के अंतर्गत कम से कम 6 माह और अधिकतम 2 साल तक की सजा और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकता है दंडनीय है। दहेज मांगने के लिए दंड धारा 4 में, और यहाँ क्या बताया गया है? कम से कम 6 माह, अधिकतम 2 साल की सजा और 10,000 रुपये तक का भी जुर्माना हो सकता है। ठीक, दहेज एक्ट की धारा 3 और 4 ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। असल में मुकदमे इसी धारा में लिखे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं धारा 4A की। तो धारा 4A में साफ साफ लिखा है कि दहेज के लिए विज्ञापन को दंडनीय घोषित किया गया है, कि दहेज के लिए क्या कर रहे हैं? विज्ञापन कर रहे हैं, तो इसके लिए दंडनीय घोषित किया गया है। दहेज का विज्ञापन करना भी दंडनीय है। धारा 5 कहता है कि दहेज लेने या देने के लिए किया गया कोई करार है, कोई आपस में कैसा कॉन्ट्रैक्ट है दहेज लेने का या दहेज देने का, तो ये शून्य होगा, 0 होगा। ऐसे करार की, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो ये बात हो गई धारा 5 की। धारा 2 में दहेज शब्द परिभाषित है। धारा 3 में दहेज लेना, दहेज देना और दहेज का दुष्प्रेरण दंडनीय है। धारा 4 में दहेज लेना दंडनीय है। धारा 4A में दहेज के लिए विज्ञापन देना, यह भी क्या है? दंडनीय है। धारा 5 कहता है कि दहेज लेना और देना इन दोनों के लिए अगर कोई करार किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वह शून्य घोषित है, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। अब बात करते हैं इस अधिनियम की धारा 7, जो एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है, थोड़ा सा प्रक्रियात्मक है। इसमें बताया गया है कि अपराध का संज्ञान, दहेज संबंधी अपराध का जो संज्ञान है वो कौन और कैसे लेगा। तो इसमें बताया गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट ही अपराध का विचारण करेगा। इससे नीचे के श्रेणी का मजिस्ट्रेट इसकी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसके अंतर्गत जितने भी अपराध हैं वो सब के सब नॉन बेलेबल, अजमानती और नॉन कंपाउंडेबल हैं, असमनीय हैं। अर्थात इसका कोई समझौता सुलह नहीं हो सकता है, समन नहीं हो सकता है। अर्थात यह अपराध अगर आपने किया तो अंततः सजा भुगतनी ही होगी। ठीक, तो इस अधिनियम के अंतर्गत काफ़ी कड़ा अधिनियम है। समस्या ही समाज की ऐसी है, क्या है? नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल हैं। याद रहे, अजमानती हैं, इसमें जमानत आपका अधिकार नहीं है।
और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है असमनीय है। ठीक, और फिर आगे साफ साफ लिखा गया है कि जो न्यायालय अपराध का संज्ञान किन तरीकों से लेगा। तो क्या तरीके हैं? एक तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तक क्या आ जाए, पुलिस रिपोर्ट आ जाए। दूसरा, न्यायालय स्वयं अपनी जानकारी से भी संज्ञान ले सकता है। व्यथित व्यक्ति स्वयं या उसके माता पिता या उसके किसी अन्य नातेदार द्वारा अगर परिवाद आता है, कंप्लेंट आती है तब, या कोई मान्यता प्राप्त कल्याण संगठन है उसके द्वारा अगर कोई परिवाद आती है, कंप्लेंट आती है न्यायालय तक तब। तो ये तरीके हैं, इतने तरीकों से न्यायालय संज्ञान ले सकता है। न्यायालय पुलिस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान, पीड़ित व्यक्ति या उसके नातेदार, उसके माता पिता, इनमें से किसी के द्वारा कंप्लेंट आ जाए, या कोई सोशल संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा क्या है परिवाद आ जाए, तो भी न्यायालय क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है, मामले को सुन सकता है। ठीक, फिर एक 8B बहुत महत्वपूर्ण धारा है इस अधिनियम की। उसमें साफ साफ लिखा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8B के अंतर्गत राज्य सरकार को पावर है कि वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, और उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में वो उचित समझे। और राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस के अधिकारी के बराबर की शक्ति दे सकता है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बारे में बताया गया है इस अधिनियम में कि निम्नलिखित अधिकार उसके पास होंगे और ड्यूटीज होंगी। उसका सबसे मूल कर्तव्य होगा क्या कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराए। उसकी ड्यूटी है कि वो ये देखे कि क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो प्रावधान है उसका पालन हो रहा है, वो लागू हो पा रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ दहेज देने या दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरण करने या दहेज मांगने को यथासंभव रोकना, ये जो अपराध हैं इनको रोकने का पूरा उपाय करे। और इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के लिए ऐसा साक्ष्य एकत्रित करना जो जरूरी है। तो ये दहेज प्रतिषेध अधिकारी हैं, उनके बारे में ये प्रावधान है, उनकी क्या ड्यूटी है, क्या राइट्स हैं, ये बताया गया है। साथ ही साथ इस अधिनियम की धारा 9 में राज्य सरकार और इस अधिनियम की धारा 10 में केंद्र सरकार के लिए नियम बनाने की, इस अधिनियम के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति है। ठीक, तो ये छोटा सा एक्ट है जो महिलाओं की खास समस्या का निदान करता है, और दहेज लेना और देना और उसके लिए दुष्प्रेरण सब दंडनीय बनाया गया है। और एक बहुत कठोर कानून है, केंद्रीय कानून है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसमें दहेज शब्द परिभाषित है, धारा 3, धारा 4 दंडनीय है। धारा 4 में दहेज लेना, धारा 3 में दहेज लेना देना या दहेज का दुष्प्रेरण करना, ये भी दंडनीय बनाया गया है। इस अधिनियम में मिनिमम सजा 5 साल की है। कम से कम दहेज लेने देने और दुष्प्रेरण के मामले में कम से कम 5 साल की सजा, 15,000 रुपये तक का जुर्माना, या संपत्ति जो दहेज की रकम है वो दोनों में जो ज़्यादा हो वहाँ तक की क्या हो सकती है, सजा हो सकती है। ठीक, तो इस तरह से धैर्यपूर्ण तरीके से आप चीज़ों को पढ़ें, समझें, लेकिन याद रहे मूल विधि की क्लास को लेक्चर वाइज लें, नंबर से 1, 2, 3, 4 जो सही सीक्वेंस है लेक्चर बना हुआ है। ठीक, आप हैं अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में, और आप जानते हैं स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में एक खास बात है कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है वीडियो बेस्ड MCQs, वीडियो पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चन का लिंक आपको जरूर मिलता है। ठीक, तो आप प्रैक्टिस लगाना ना भूलें। साथ ही साथ ये आपकी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर विजिट करना न भूलें। यहाँ आपको मिलेगा क्या, फ्री नोट्स, जॉब अलर्ट्स, गाइडेंस, मॉडल पेपर, यहाँ पर UPSI की पूरी डिटेल, SSC GD की पूरी डिटेल, PT के एग्जाम की, लेखपाल जो भी सामने एग्जाम होते हैं, और हर एग्जाम के मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक, और साथ ही साथ फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप अपने वेबसाइट पर विजिट करना न भूलें, एक बार विजिट जरूर करें और अपने दोस्तों को अपने चैनल और वेबसाइट के बारे में जरूर बताएं। ठीक, तो दोस्तों आज दीजिए इजाज़त, अगली क्लास में अपने मूल विधि को आगे ले चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।